हाय, सीए गीतेश सिंगला दिस साइड। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसमें क्या क्या पेपर्स हैं। अक्सर बच्चों को ये डाउट रहती है कि हम एक ग्रुप करें, ग्रुप 1 करें, ग्रुप 2 पहले करें या बोथ ग्रुप्स इकट्ठे करें। तो इस तरह की जो डाउट्स आपकी हैं इस सेशन में हम लोग इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट में आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 8 पेपर्स। टोटल कितने पेपर्स हैं? 8। हर पेपर है 100 मार्क्स का। ये 8 पेपर्स हमारे डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 जिसके अंदर 4 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 जिसके अंदर फिर से 4 पेपर्स हैं। 8 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम पेपर्स बोल रहे हैं वो ये रहे। पहला पेपर है जी हमारा अकाउंटिंग का। +1 में भी पढ़ा है, +2 में भी पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में भी हमने अकाउंट्स पढ़ा है, सीए इंटर में फिर है, फाइनल में फिर से आएगा। तो अकाउंटिंग तो करनी ही करनी है, सीए बन रहे हैं, ठीक है। तो पेपर 1 अकाउंटिंग है। पेपर 2 हमारा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पहले मैं एक बार पेपर के नाम बता देता हूं, इसके साथ एक स्टार मार्क्ड है, उसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। पेपर 3 हमारे पास है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और पेपर 4 हमारे पास है टैक्सेशन। तो अकाउंटिंग के ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है, एक सिंगल सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। लेकिन जो हमारा सेकंड पेपर है ये कॉर्पोरेट लॉज, जिसे हम कंपनी लॉ बोल सकते हैं। सीए फाउंडेशन में भी आपने इसका इंट्रो लिया हुआ है, सीए इंटर में थोड़ा इंट्रो से आगे के लेवल का है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉज हमारा है 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का हमारा है अदर लॉज, जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाता है, कुछ एक्ट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसी की आगे कंटिन्यूएशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने फाउंडेशन में नहीं कवर किए हुए, जो इंटर में हमारे आते हैं। 40 मार्क्स का अदर लॉज है। थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड पेपर कोई पार्ट्स नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंगल पार्ट है, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम है पूरे का पूरा। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोई पार्ट्स नहीं है, ये सिंगल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। जो हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट है, टैक्सेशन तो सुनते ही आपको पता है सीए को तो सबसे ज्यादा टैक्सेशन से ही रिलेट किया जाता है कि सीए साहब हैं तो टैक्स तो बचाएंगे। तो टैक्सेशन सीए इंटर में पहली बार सीए स्टूडेंट पढ़ता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा इनकम टैक्स जो 60 मार्क्स का है और एक हमारा प्रिय जो बहुत चर्चा में रहा है पिछले कई सालों से, हमारा प्रिय मित्र जीएसटी। अब मित्र है या दुश्मन है वो एक अलग बात है, लेकिन जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। 40 मार्क्स का हमारा जीएसटी है। तो ये हमारा ग्रुप 1 है, ठीक है। एक बार ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के नाम भी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार मार्क पे देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट है एडवांस काउंटिंग, यानी पेपर 5 ग्रुप 2 का पहला पेपर। वैसे पेपर 5 अकाउंटिंग 200 मार्क्स की होगी। ग्रुप 1 में भी काउंटिंग है, ग्रुप 2 में भी काउंटिंग है, दोनों का पेपर 1 अकाउंटिंग है। एक अकाउंटिंग, एक एडवांस्ड अकाउंटिंग। सर क्या ये बहुत एडवांस्ड है? ऐसा कुछ नहीं है, नाम एडवांस अकाउंटिंग है पर है बेसिक, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर नंबर 6 हमारा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ये भी आपने बचपन में सुना होगा कि भाई ऑडिट करेगा सीए बन के, ऑडिटिंग करेगा। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट भी सीए इंटर में पहली बार बच्चा पढ़ता है, इसके साथ भी स्टार मार्क्ड है। पेपर 7, अच्छा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस भी कोई पार्ट्स नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स। 7 नंबर पेपर हमारा है ईआईएस एंड एसएम, ये पार्ट्स में। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है कई लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, इसमें आईटी है ज्यादा, पर जैसा कि आप जानते हैं आजकल सभी बिजनेसेस, सभी ऑर्गेनाइजेशंस आईटी बेस्ड तो हो ही रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे यूज कर रहे हैं। तो ईआईएस का जो सब्जेक्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत आपको नॉलेज अच्छा देगा। 50 मार्क्स का पार्ट है, तो मेरे हिसाब से बहुत इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है और काफी काम का है इन फर्दर लाइफ। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी इसी तरह का सब्जेक्ट है, ये भी 50 मार्क्स का पार्ट है। तो ईआईएस एंड एसएम ये 2 पार्ट्स हैं, 50-50 मार्क्स ईच। और लास्ट एग्जाम हमारा पेपर नंबर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो 60 मार्क्स की है, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इकोनॉमिक्स आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी हुई है, यहां 40 मार्क्स की है। अब स्टार मार्क्ड 4 पेपर के साथ हैं, 8 के 8 पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपने नोट करने, एक बार आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। बट एक बार ही मैं आपको स्टार मार्क की कहानी क्या है वो भी बताना चाहूंगा। पेपर 2 के साथ स्टार मार्क्ड है कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। पेपर 4 के साथ स्टार मार्क्ड है टैक्सेशन। पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस और पेपर नंबर 7 ईआईएस एंड एसएम। स्टार मार्क की कहानी क्या है? पेपर नंबर 2, 4, 6 एंड 7 दे ऑल आर combination of 70% सब्जेक्टिव एग्जाम एंड 30% ऑब्जेक्टिव एग्जाम। हाँ सर, सीए फाउंडेशन में तो हमारा या तो पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता था या पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता था। जैसे हमारा जो
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और स्टैट्स वाला पेपर था, वो सारे का सारा ऑब्जेक्टिव था। जो हमारा काउंटिंग का पेपर था फाउंडेशन में, वो सारा सब्जेक्टिव था। लेकिन सीए इंटर में कॉम्बिनेशन है, यानी जिनके साथ तो स्टार मार्क्ड नहीं है वो तो सारे के सारे पेपर प्योरली सब्जेक्टिव है। जिनके साथ स्टार मार्क्ड है, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, EISSM, इन सब में हमारा जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न पे आएगा? 70% सब्जेक्टिव और 30% ऑब्जेक्टिव। और जो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये कंपलसरी होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आएगा? MCQ बेस्ड, जिसे हमें अलग से OMR शीट पे भरना होगा। और MCQs के अंदर एक अच्छी चीज क्या रखी है हमारे ICAI ने कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है, और ना हमें जिसका हमने टिकिंग करनी है ना उसकी कोई रीजनिंग हमसे मांगी जाएगी। बस हमें जो भी हमारा OMR हम भरेंगे, बस जो फिल वो करना होता है ना, फिल करना होता है OMR शीट को, बस उसके हमारे या तो 1 मार्क ईच का क्वेश्चन या तो हम कमाएंगे या हम गवाएंगे 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है और कोई रीजनिंग हमसे वहां पे नहीं पूछेगा। तो अच्छी, ये अभी न्यू कोर्स में ये मूव इन्होंने किया था 2 साल पहले ही, अभी ज्यादा इसके अटेम्प्ट नहीं हुए, ठीक है, बट स्टिल अच्छी मूव थी ICAI की। और आई होप आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे क्योंकि ये 30% स्कोरिंग है, ठीक है जी। अब ये तो होगी हमारे ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स की बात और सभी पेपर्स के पैटर्न की बात। अब अगला सवाल बच्चों के मन का कि सर पास कैसे होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया के लिए आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 2 पासिंग क्राइटेरिया लिखे हैं। या तो सिंगल ग्रुप, आप कब कहलाएंगे कि आप सिंगल ग्रुप पास हो गए, या बोथ ग्रुप्स, जो भी ऑप्शन है, आप जौन सी भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। सिंगल ग्रुप में चाहे आप ग्रुप 1 पहले करें चाहे आप ग्रुप 2 पहले करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने कोर्स में यह होता था कि जब तक बच्चा ग्रुप 1 क्लियर नहीं करता था सीए इंटर का, तब तक उस बच्चे की आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन जो हमारा न्यू कोर्स है, हम चाहे उसमें ग्रुप 1 क्लियर करें चाहे हम उसमें ग्रुप 2 पहले क्लियर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ग्रुप हम क्लियर करेंगे उसके बाद वी आर एलिजिबल कि हम अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट के बाद हमारे कोर्स में हम बच्चों को बोलते हैं कोई भी आप ग्रुप पहले कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। बट पासिंग क्राइटेरिया क्या है सिंगल ग्रुप का? तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है हमें 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी अगर हमें सिंगल ग्रुप क्लियर कहलवाना है एक बार में। एक तो हमें 50% इन एग्रीगेट लेना पड़ेगा एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। साथ में लिखा हुआ मैंने 1 सिटिंग। अब उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करवाता हूं। ये मेरा मान लेते हैं हम लोग पहले ग्रुप 1 दे रहे हैं, सपोज हम ग्रुप 1 पहले दे रहे हैं, तो हमारे पेपर 1 में मान लीजिए रिजल्ट कार्ड हमारे सामने आया, हमने पेपर दिया बढ़िया से और बाद में हमने सबमिट किया रिजल्ट। जब वेबसाइट पे आता है उस टाइम ना दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो जाती है जब हमने सबमिट करना होता है रिजल्ट अपना रोल नंबर डाल के। तो हमारे सामने मार्कशीट आई 50, 50, 50 और 50। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स में टोटल हो गया जी 200। सिंगल ग्रुप दिया मान लो हमने ग्रुप 1। चेक करते हैं क्या दोनों कंडीशंस हमने पूरी करी। 50% इन एग्रीगेट, द आंसर इज यस। 400 में से हमने 200 ले लिया, 50% हमारा एग्रीगेट बन गया। एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो मुबारक हो, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके 40% मिनिमम आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करते हैं। ये तो हमारा पहले बेसिक केस हुआ, इसमें बढ़ा तो जितना मर्जी लो, बच्चा पास ही पास है। मजा कब आएगा या दिल की धड़कनें तेज कब होंगी? जब हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो आओ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कम करके देखते हैं। पहले मैं इस 50 को ना करता हूं 45। सपोज ये 45 रह गए बच्चे के। अब 40% इन ईच सब्जेक्ट, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन जब मैं टोटल देखूंगा ये टोटल बच्चे का बेचारे का कितना रह गया है 195। सॉरी वीरे, बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं है। सर कौन सा एग्जाम क्लियर नहीं है? कोई भी। यानी बच्चे को अगले अटेम्प्ट में अपीयर करना पड़ेगा और चारों के चारों सब्जेक्ट फिर से देने पड़ेंगे। चाहे उसके पहले 3 सब्जेक्ट क्लियर थे, 50, 50, 50 तीनों में थे, स्टिल ग्रुप क्लियर नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर से देना पड़ेगा पेपर सारा ग्रुप 1 का। अच्छा, अब इसमें और चेंज करते हैं सर। मान लो इसके अंदर मैं इसको कर देता हूं 60। ठीक है जी। तो जब मैंने इसको 60 करा
तो मेरा जो टोटल मार्क्स है वो बढ़ गए, कितने हो गए जी 205। अब मेरे को बताओ क्या मैं एग्रीगेट क्या मैं 50% बना रहा हूं? यस। क्या मेरे हर सब्जेक्ट में 40% ईच हैं? यस। मुबारक हो, एक सब्जेक्ट में थोड़े नंबर बढ़ने से आपका सारे का सारा ग्रुप हो गया क्लियर। यह भी समझ में आ गया होगा केस। अब और मजा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये 45 वाला जो सब्जेक्ट है ये हमारा कुछ ज्यादा ही वीक रह गया मान लो। वैसे टैक्सेशन में ही पढ़ाता हूं तो इतना वीक मत करो, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम केस बना रहे हैं तो बना लेते हैं। 45 को हम लोग चेंज कर देते हैं 39। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये 201 की फिगर चेंज होकर कितनी होगी? एक काम मैं और करता हूं, इसको करता हूं 52 कर देता हूं वैसे ही, जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो मैंने 6 नंबर घटाए और 2 नंबर बढ़ाए तो 4 नंबर कम हुए, 201 नंबर आ गए जी बच्चे के। बच्चा बड़ा खुश, 201 कहता 200 का आंकड़ा तो पार हो गया, 50% आ गई जी। बच्चा बहुत खुश है, बच्चा फूले ना समा रहा है। 201 50% एग्रीगेट। अच्छा, शुरू से मार्कशीट पढ़नी शुरू करी, बच्चा और खुश, 60 52 50, हाफ सेंचुरी बैट ऊपर कर रहा है बच्चा, मजा आ गया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा यहां आया, ये 39 मार्क्स देखते ही आप मेरे को ये बताओ क्या बच्चे का ग्रुप क्लियर हुआ? द आंसर इज नो। क्योंकि सिंगल ग्रुप अगर आप चाहते हैं कि एक सिटिंग में आपका क्लियर हो, वन सिटिंग में अगर आप चाहते हैं, वन सिटिंग मतलब एक ही बार में, वरना तो फिर वही है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे, फिर तो ये चलेगा। वन सिटिंग में क्लियर करने के लिए आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी है, 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इन सब्जेक्ट। तो बेचारे बच्चे के साथ बुरा क्या हुआ, 50% तो आ गए एग्रीगेट में, लेकिन 40% इस सब्जेक्ट में नहीं बने। पर जो मार्कशीट मैंने आपके सामने ये रखी है, इसमें भले ही बच्चे का ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा बच्चे को मिलेगा। वो फायदा है कि जिस पेपर में आपके 60 और मोर आते हैं, 60 और मोर, वहां पे उस पेपर के साथ में लिखा आता है ई बोले तो एग्जम्पशन। ऐसा कुछ सीए फाउंडेशन में नहीं होता था। यानी जिस पेपर में आपके 60% और मोर आ गए, खासकर तब अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। अगर तो ग्रुप ही क्लियर हो गया, मान लो सभी सब्जेक्ट में 60 आ जाते, तो 240 बन जाता। वहां तो बच्चा वैसे ही क्लियर था ग्रुप, वहां एग्जम्पशन का कोई पंगा नहीं है। एग्जम्पशन का है क्या, कंसेप्ट क्या है? जिस पेपर में आपके 60% और मोर आ गए और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा, वो पेपर आपको अगले अटेम्प्ट में देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस वाली मार्कशीट में बच्चा भले ही ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर ये नवंबर की मार्कशीट है, तो जब बच्चा मई में एग्जाम देगा, नवंबर के बाद मई में एग्जाम होगा, तो मई में जब बच्चा एग्जाम देगा, उसे सिर्फ ये 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। सर अगर मान लो हमारे इस पेपर में भी 62 आ जाते, पहले ही अटेम्प्ट में 60 और 62, फर्स्ट 2 पेपर में इतने आ जाते, और 4th पेपर हमारा रह जाता थोड़ा कमजोर गड़ी, 39 रह जाते, तो क्या हमारे 2 पेपर भी एग्जाम हो सकते थे? बिल्कुल यस। सर 3 भी हो सकते थे? यस। सर 4 का मत पूछो, 4 में तो सर ग्रुप ही क्लियर हो गया ना, वहां एग्जाम्पशन का सीन नहीं है, वहां तो ग्रुप ही क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक पेपर एग्जाम्प्ट है जरूरी नहीं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लो बच्चे ने पहली बार में 2 पेपर एग्जाम्प्ट करवा लिए, ये 60 और 62 करके, तो अगली बार सिर्फ ये 2 पेपर देने, अगली बार जब ये 2 पेपर देने हैं, अभी मैं सिंगल ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं दोनों ग्रुप्स की बात ही नहीं कर रहा, दूसरा ग्रुप तो मैं बीच में ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब ये 2 पेपर के अंदर बच्चे ने अगली बार जब नंबर लेने हैं, तो आपको पता है बच्चे के ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट में 122 मार्क्स आ चुके हैं, टोटल 88 मार्क्स और लेने हैं बच्चे ने, क्योंकि टोटल उसे कितना बनाना है, 200। अब ये 88 कैसे बन सकते हैं? क्या 50 और 38 बन सकते हैं? नो। क्या 44 बन सकते हैं? यस। यानी एक बार आपने एग्जाम्पशन अगर ले ली, उसके जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो अगली बार आपको बेनिफिट दे देंगे। एग्जाम्पशन के जो मार्क्स हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, वो अगली बार जो बाकी के जो रेजिडुअल एग्जाम्स हैं, उसमें फिर आपको सिर्फ उतने ही नंबर लेने हैं जो टोटल आपको बनाने थे। तो एग्जाम्पशन हालांकि अच्छी चीज है,
पर मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में तो हम लोग पूरे ग्रुप का ही टारगेट लेके चले ना, कि हम तो बोथ ग्रुप्स क्लियर करेंगे, हम तो रैंक लेंगे, हम थोड़ी ना एग्जाम्पशन के पीछे भागेंगे। तो आपको मैं एक बार रूल्स पढ़ा देता हूं सिंगल ग्रुप की 1 सिटिंग की। आई होप आपको सबको कंडीशन समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़े प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर दूंगा सिंगल ग्रुप के और बोथ ग्रुप्स के, क्योंकि बच्चों को अक्सर इसमें प्रॉब्लम रहती है कि हम एक करें या दो करें। वो बात की बात है। पहले मैं एग्जाम्पशन की आपको लाइन पढ़ाता हूं, लास्ट में सेशन के मैं सारी स्क्रीन एक बार फिर से दिखा दूंगा। अगर आपने कुछ भी नोट करना हुआ आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। पहला रूल, अगर एग्जाम्पशन का रूल है, एग्जाम्पशन एप्लीकेबल तभी है अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं है। अगर ग्रुप क्लियर नहीं होता लेकिन स्कोर आपका किसी भी पेपर या पेपर्स में, स्कोर आपका किसी भी पेपर या पेपर्स में, साथ में एस डाला है, पेपर और पेपर्स, इस 60% और मोर, 60 पे भी एग्जाम्पशन है तो मैंने 60 पे भी ये लिखा था, देन दैट पेपर और पेपर्स इज और आर एग्जम्प्टेड। सर ये एग्जाम्पशन कब तक वैलिड रहती है? अगले 3 अटेम्प्ट्स तक। यानी अगर नवंबर में आपको एग्जाम्पशन मिली तो वो एग्जाम्पशन का जो स्कोर है और वो एग्जाम्पशन का जो बेनिफिट है, छूट, एग्जाम्पशन मतलब छूट, उस पेपर से छूट मिल गई, वो छूट का जो बेनिफिट है वो आपको मई में भी मिलेगा, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट नवंबर में भी मिलेगा और उससे नेक्स्ट मई में भी मिलेगा। पर भगवान से डरो थोड़ा, इतना क्यों खींचना हमने इंटर को, ठीक है। दूसरा, सर अगले अटेम्प्ट में क्या होगा? एग्जाम्पशन तो मिल गई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने सिंगल सिटिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा, इन 1 सिटिंग, ये नहीं पहली बार आपने एक एग्जाम दिया वो एग्जाम्प्ट हो गया, अगली बार आप दूसरा पेपर देने चले गए कि चलो इस बार ये एग्जाम्प्ट करवाते हैं, कि चलो टाइम तो है ही है, एक पेपर करके सीए इंटर के 8 पेपर निकाल लेंगे 6-6 महीने बाद। भाई ऐसा अलाउड नहीं है। मुझे पता है ना, स्कीम लगानी शुरू हो जाती बच्चे की साथ कि हाँ ये स्कीम सही है यार, 2-2 पेपर करके क्लियर कर लेते हैं। भाई एग्जाम्पशन अगर आपने ले ली 1 या 2 पेपर में, उससे नेक्स्ट आपका जो अटेम्प्ट होगा उसमें आपको ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा, वरना फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर आपको ग्रुप क्लियर करना है। जब तक ग्रुप क्लियर नहीं होगा आप अगली एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। तो यहां पे देखिए थर्ड पॉइंट है, नो फर्दर एग्जाम्पशन इन एनी पेपर इज अलाउड अंटिल द अर्लियर एग्जाम्पशन इज एग्जॉस्टेड। एक बार एग्जाम्पशन मिल गई तो उसी एग्जाम्पशन को बेस लेके आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप क्लियर करना है। तो उसी के लिए सेकंड पॉइंट है कि अगले अटेम्प्ट में या अटेम्प्ट्स में, क्योंकि 3 अटेम्प्ट है ना, उसके अंदर आपको सिंगल सिटिंग में 2 कंडीशंस पूरी करनी है। पहली क्या, एक तो हर सब्जेक्ट जो आपका बाकी रह गया, एक तो उसमें हर में 40% आपको स्कोर करना ही करना है, और दूसरा क्या होगा जी बताइए? दूसरा ये होगा, एंड आप साथ ही साथ एटलीस्ट 50% स्कोर करिए इन एग्रीगेट। पर ये इन एग्रीगेट ऐसे नहीं लिखा हुआ कि जो 2 पेपर रह गए उसमें आपको 50% इन एग्रीगेट लेना है। ये 50% इन एग्रीगेट किस तरह लिखा हुआ है ब्रैकेट में? इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ एग्जम्प्टेड पेपर, यानी जो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो चुका था उसके मार्क्स को भी जोड़कर, और जो बाकी पेपर आपके रह गए उनके मार्क्स को सबको जोड़कर आपको 50% एग्रीगेट बनाना है। बट स्टिल हम लोग एग्जाम्पशन की तरफ इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस तो रहेगा कि हम लोग ग्रुप भी पूरा क्लियर करें, रादर एक ग्रुप भी नहीं, दोनों ग्रुप्स। अब उसके लिए दोनों ग्रुप्स के लिए बात क्या है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स की, सिंगल ग्रुप के क्या प्रो कॉन्स हैं और डबल ग्रुप के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले हम बोथ ग्रुप्स का ना पासिंग क्राइटेरिया समझ लेते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% इन एग्रीगेट एंड, यहां भी एंड है, 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो क्राइटेरिया तो सर सेम ही लिखा हुआ है। आओ इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, साफ सुथरा एक नया केस बनाता हूं, इस सारे को हटाकर हम लोग वापस ना वही फ्रेश केस जो हमारा था बिल्कुल 50-50 वाला, वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। फिर उसको थोड़ा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और फिर समझेंगे कि दोनों ग्रुप देने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये हमारा बेसिक केस था, राइट। एक काम करते हैं, ग्रुप 2 के अंदर भी ना यही बेसिक केस पहला बना लेते हैं, फिर हम लोग तोड़ मरोड़ करेंगे इसके अंदर। 50-50-50 बच्चे ने खूब मेहनत करी और 8 के 8 पेपर सिंगल सिटिंग में दिए। मैं 1 सिटिंग की बात कर रहा हूं। अगर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर आप बोथ ग्रुप सिंगल सिटिंग में नहीं देते, फिर तो जो मैंने आपको सिंगल सिटिंग की, जो मैंने आपको सिंगल ग्रुप की, जो मैंने आपको सारी अभी तक कंसेप्ट समझाया है, जो ग्रुप 1 में एप्लीकेबल है सेम वही सारा कंसेप्ट ग्रुप 2 में एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी सिंगल ग्रुप की चर्चा तो होगी,
चाहे आप ग्रुप 1 पहले दे दो चाहे ग्रुप 2 पहले दे दो। अब हम चर्चा कब करेंगे, जब सिंगल सिटिंग में आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, ठीक है जी। तो उसकी चर्चा के लिए पहले देखते हैं, हमने 8 के 8 एग्जाम इकट्ठे दिए और हमने हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में हाफ सेंचुरी मार दी। टोटल हमारा बन गया 800 में से 400, 50% इन एग्रीगेट बन गया। यस और नो, ये 250 लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, इसको हम 250 कर देंगे। एक तो हमारे सभी के सभी एग्जाम में हमारा टोटल 50% एग्रीगेट बन रहा है 800 में से 400, और दूसरा हमारा ईच सब्जेक्ट में 40% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस, मुबारक हो, दोनों ग्रुप्स हो गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल सिटिंग में बोथ ग्रुप्स क्लियर। ये तो बच्चा बड़ा खुश है। अब इसको बढ़ा तो जितना मर्जी लो सभी सब्जेक्ट्स में, 60 60 60 60 कर लो सभी में, बच्चा खुश ही खुश है, उतनी उसकी जो खुशी की जो सीमा है वो बढ़ती रहेगी, खुशी की जो भी होगी, ठीक है। अब सवाल यह है, अगर कम होने लग गया तो क्या होगा, आओ देखते हैं। पहली बात तो, क्या ऐसा हो सकता है कि यहां बच्चे के 49 रह जाए? बहुत ही पीड़ा होगी इस बच्चे को, क्योंकि इसका टोटल कितना रह गया 199। क्या बच्चे का ग्रुप 1 क्लियर है? सर एक बात तो पक्की है, ग्रुप 1 तो क्लियर नहीं है। अच्छा, क्या बच्चे का इसी मार्कशीट में क्या बच्चे का ग्रुप 2 क्लियर हो गया? सर मतलब अगर हम दोनों ग्रुप इकट्ठे भी देते हैं तो भी अगर हमारा एक ग्रुप क्लियर हो रहा है प्रॉपर, जैसे यहां पे जो मेरे मार्क्स हैं ये वाले, ये मेरे प्रॉपर ग्रुप के क्लियर हो रहे हैं, तो मेरा ग्रुप 2 क्लियर है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे दे दिए तो अगर एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो बेटा दूसरा ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ, ये कंसेप्ट नहीं है। बच्चा पागल हो जाएगा अगर ऐसा रूल रख देंगे। बल्कि बेनिफिट मिलते हैं बोथ ग्रुप्स देने के, नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है वो मैं अलग से बताऊंगा, वैसे ज्यादा फायदे हैं। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं भाई, ग्रुप 1 में तो रह गए बच्चे के 49, मतलब 199 क्लियर तो नहीं हुआ। अगर मैं काम करूं यहां लास्ट सब्जेक्ट में 51 कर दूं और बच्चा दोनों ग्रुप इकट्ठे दे रहा है, पहली बात तो यहां पे 201 हो गया। अब 201 ग्रुप 2 में, ये ड्रीम मार्कशीट है, ड्रीम मार्कशीट, मतलब बच्चा उसको नींद नहीं आएगी कई रातों तक उसके साथ हुआ क्या है कि मैं क्लियर हो गया भाई। 201 आगे ग्रुप 2 में और 199 आगे ग्रुप 1 में। अब कंडीशन देखो क्या लिखी है, बोथ ग्रुप्स आप कब कहलाएंगे कि सिंगल सिटिंग में आप क्लियर हो गए? 50% इन एग्रीगेट, ग्रुप वाइज नहीं लिखा। यहां अक्सर बच्चों को डाउट रहती है कि सर सिंगल फर्स्ट ग्रुप में तो बच्चे के 200 बन नहीं रहे। सर जब आपने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दे दिए तो आपके फिर 400 में से 200 नहीं देखे जाएंगे, फिर आपके 800 में से 400 देखे जाएंगे। और ज्यादातर बच्चों की, स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के अंदर ना, अगर आप देखो अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, ये ना न्यूमेरिकल बेस्ड है, इनमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल के स्कोरिंग रहते हैं। जबकि ग्रुप 2 में अगर आप देखेंगे जो ऑडिटिंग है, जो EIS एंड SM है, जो इकोनॉमिक्स है, ये ज्यादा ना इसमें राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, और राइटिंग स्किल्स हमारे थोड़े से ना कभी कभी वीक होते हैं, तो वहां कई बार हम स्कोर नहीं अच्छा कर पाते। तो ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो मैं एक मार्कशीट आपके, पहले आपको यह समझ में आ गया होगा कि 199 और 201 वाला कैसे 400 मार्क्स लेके क्लियर कर रहा है, क्योंकि 40% ईच में आ रहे हैं और 50% एग्रीगेट आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट। यानी एक ग्रुप में आपने एक्स्ट्रा मार्क्स लेके उन एक्स्ट्रा मार्क्स को आपने ग्रुप 2 के मार्क्स के साथ, या ग्रुप 2 के एक्स्ट्रा मार्क्स को ग्रुप 1 के मार्क्स के साथ सेट ऑफ कर लिया। क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। अब अक्सर बच्चे या नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लो ग्रुप 1 आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, अकाउंटिंग में 60 ले लिए, भाई लॉ में चलो 50 ले लिए, अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर्स हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में 70 ले गया बच्चा, टैक्सेशन में 65 ले गया, कितना हो गया जी? ये हमारा हो गया 245, ये स्कोर आ गया बच्चे का। अब अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो, सपोज 245 आपका जो स्कोर आ गया, बहुत अच्छा स्कोर है, बट अगली बार आपको ग्रुप 2 में इंडिविजुअली 40% और 50 वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ग्रुप 1 के जो ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और अगर मैं ग्रुप 2 साथ में इकट्ठा ही दे दूं
और यहां अगर मेरे मान लो थियोरी सब्जेक्ट्स में 40 भी रह जाते हैं सपोज, तो मेरे यहां पे कितने बने, ये बने मेरे 170, तो भी मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि सिंगल सिटिंग में एक तो मैंने हर सब्जेक्ट में कितने ले लिए 40%, और साथ ही साथ मेरे बोथ ग्रुप्स का जो टोटल है वो टोटल का टोटल मेरा कितना बन रहा है 50% इन एग्रीगेट। तो एक तो ये जो बेनिफिट है ना बोथ ग्रुप्स का, ये मेरा ख्याल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को डे 1 से पता होनी चाहिए सीए इंटर के, कि अगर मैं दोनों ग्रुप्स की तरफ टारगेट करता हूं, देखो जहां कुछ बेनिफिट होता है वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी इसकी, वो कॉस्ट क्या है हम उसकी भी चर्चा करते हैं। बट एक बार के लिए ये मान लो कि ये बेनिफिट बहुत बड़ा है कि आपके ग्रुप 1 के जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके आएंगे वो ग्रुप 2 के अगर मार्क्स कम भी रह गए उसको कंपनसेट कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि मेरे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं वहां के जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो मैं ग्रुप 1 के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं। तो एक तो बात ये होगी, आई होप सबको ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, एक ना कंसेप्ट है ऑल इंडिया रैंक, ये आपने सीए फाउंडेशन में भी सुना होगा, AIR। ऑल इंडिया रैंक सिर्फ उसी बच्चे का ICI डिक्लेयर करता है जिन्होंने बोथ ग्रुप्स इकट्ठे दिए होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया। अगर कोई बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में भी बोथ ग्रुप्स क्लियर करता है सिंगल सिटिंग में, इवन उसका भी ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। तो बच्चों को कई बार ये मिथ होता है कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स करेंगे तो ही हमारा AIR आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर सीए फाइनल में एक स्टूडेंट, एक लड़की है, उसका अगर गूगल करेंगे आप, उसके इंटर में मेरे ख्याल 3 से 4 अटेम्प्ट लग गए थे और फाइनल में उसका AIR 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1, तो ऑल इंडिया टॉपर थी वो, AIR 1 था। बट चलो आप वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप गूगल पे देख सकते हैं। बट मेरा भी मकसद आपको ये बताना है कि ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तो पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, ऑल इंडिया रैंक की। और ये मत सोचिएगा सर ऑल इंडिया रैंक हम कहां से निकाल लेंगे, सिर्फ टॉप 50 रैंक्स निकलते हैं इंडिया के, सर वो भी लोग ही हैं जो निकालते हैं। और इतना मैं यहां पे बीच में जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल से हमारे हर अटेम्प्ट में, चाहे वो सीए फाउंडेशन है चाहे वो सीए इंटरमीडिएट है, आई फील प्राउड कि जीके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पंजाब पटियाला छोटे से शहर से हम पिछले 3 साल से हर अटेम्प्ट में दोनों लेवल्स पे ऑल इंडिया रैंक निकाल रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, बच्चों की मेहनत से, पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन से, पेरेंट्स के सपोर्ट से। तो हम लोग ये ऑल इंडिया रैंक्स जो निकाल पा रहे हैं उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। लास्ट अभी जो हमारा AIR आया था दैट वाज AIR 9, अनमोलदीप सिंह ऑल इंडिया रैंक 9th। सो वी आर टारगेटिंग, वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि कब हमने इस AIR 9 को भी कन्वर्ट करना है AIR 1 में। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की एफर्ट से डेफिनेटली ये चीज भी हम कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दूं, 2 बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए बोथ ग्रुप्स के, एक तो सेट ऑफ का बेनिफिट और दूसरा हमारा AIR की पॉसिबिलिटी। सर क्या बोथ ग्रुप्स के अंदर भी एग्जम्पशन आ सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कई बच्चे क्या करते हैं, जिनको लगता है कि ग्रुप 2 में हमारा बर्डन बढ़ रहा है, हमसे थियरी नहीं याद हो पा रही हमसे क्योंकि ऑलरेडी कोर्स कंटेंट ज्यादा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं 4 सब्जेक्ट अपने पहले ग्रुप के बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि वो तो क्लियर हो ही जाए। वो साथ में क्या उठा लेते हैं कि हम ग्रुप 2 के ना सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग और सपोज FM, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई 2 और भी उठा सकते हो जो आपको स्ट्रांग लगते हो। अब बच्चा कहता है मेरा एडवांस अकाउंटिंग स्ट्रांग है, क्यों ना मैं उसके अंदर उसमें एफर्ट्स करके 65 मार्क्स ले लूं, क्यों ना मैं इसमें ये जो FM है इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम लोग 62 मार्क्स ले लें। तो आपका ग्रुप 1 तो क्लियर हो ही गया, ग्रुप 2 के अंदर आपकी इसके साथ भी एग्जम्पशन आ गई, इसके साथ भी एग्जम्पशन आ गई, यानी अगर आप दोनों ग्रुप्स इकट्ठे तैयार करते हो तो आप लोग ग्रुप 1 प्लस सेकंड ग्रुप की कुछ एग्जम्पशन के लिए भी जा सकते हो, ये भी अलाउड है। हालांकि पेपर आपको सारे देने पड़ते हैं पर उसमें सिर्फ अटेंडेंस मार्क करनी है, जितना आता हो उसके बेस पे आप लिखाओ, बाकी एग्जाम्पशन के लिए बच्चे जाते हैं कि पेपर 1 में अच्छे से तैयार कर लूंगा, यानी पेपर 5 ग्रुप 2 का, और पेपर नंबर 8 क्योंकि बीच में जो छुट्टियां आती हैं फिर वो इकोनॉमिक्स और FM में यूज हो जाती हैं, क्योंकि आप देखो ना एक एक छुट्टी तो ऑडिटिंग के लिए होगी, एक ऑडिटिंग EIS SM के लिए होगी, तो वो 2 छुट्टियां भी बच्चा सारी किसको डिवोट कर देता है, FM एंड इकोनॉमिक्स। दिस इज ऑल्सो वंडरफुल ऑप्शन अगर बच्चे से दोनों ग्रुप इकट्ठे नहीं हो रहे। तो रादर देन थिंकिंग ऑन डे 1 कि मैं तो सिर्फ एक ग्रुप करूंगा जी, इट इज बेटर कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए।
आप एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि अब देखो सिंगल ग्रुप के और बोथ ग्रुप्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मैं फटाफट वो भी डिस्कस कर देता हूं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट, और ये एग्जाम्पशन के बाद फिर आपको सिर्फ जो बैलेंस नंबर है वो बनाने हैं बाकी दो सब्जेक्ट्स के अंदर। ग्रुप 2 के जो बैलेंस रह गए ना 200 बनाने के लिए, सिर्फ वो आपको मार्क्स स्कोर करना है इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप 2 के अंदर कोई एग्जाम्पशन आ जाए या ग्रुप 1 के अंदर कोई एग्जाम्पशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आप इन रूल्स को फिर से पढ़िएगा, कोई भी केस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल ग्रुप के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? सर सबसे पहला प्रो तो बहुत आप समझ ही गए होंगे, अगर हम एक ग्रुप करेंगे तो 8 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट, फर्क तो रहेगा ना, लेस बर्डन। लेकिन लेस बर्डन के साथ ही हम अक्सर बच्चों को क्या देखते हैं, इसका कौन क्या है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार एक ग्रुप देना है ये तो मैं कर ही दूंगा, बाकी तो 8 पढ़ रहे हैं, मैं 4 पढ़ रहा हूं, मेरा तो क्लियर ही है, ये तो पागल है 8 पढ़ रहे हैं, इतना इन पे बर्डन है, मैं तो 4 पढ़ रहा हूं, मेरा तो आराम से हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन जहां ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वहां काम खराब हो जाता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चे की हम नॉर्मली देखते हैं इनएफिशिएंसी भी आती है, क्योंकि ये तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में होता ही है, हमें जितना ज्यादा टाइम मिल जाता है हम उतना ही टाइम वेस्ट करते हैं। बोर्ड्स के अंदर भी होता था ना भाई, बिजनेस स्टडीज के अंदर 8 छुट्टियां, पढ़ते हम लोग वही आखिर के 2 या 3 दिन थे, पहली 6 छुट्टियां तो मस्ती बस्ती थी। तो ये सेम चीज सिंगल ग्रुप के अंदर होती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, मैं इनएफिशिएंसी नहीं लाऊंगा अपने अंदर, फिर सिंगल ग्रुप भी अच्छी चीज है। और दो कॉन्स इसके और के, कि एक तो सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता आपको, और ना ही ऑल इंडिया रैंक की कोई पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं। और प्रो क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं, कोर्स कंटेंट एक तो बढ़िया आपका तैयार होगा, दूसरा आप रिवीजन्स ज्यादा कर पाएंगे कोर्स की, क्योंकि कोर्स लिमिटेड है 4 सब्जेक्ट्स का, तो रिवीजन्स ज्यादा कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रिवीजन्स होंगी उतना ही आपका वहां पेपर में इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। चलो तो मुझे, मेरा मकसद है मैं आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दूं सारी, डिसीजन आपके ऊपर है कि आप एक करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों ग्रुप्स की। प्रो क्या है? पहला प्रो जी बेनिफिट क्या है, सेट ऑफ बेनिफिट और ऑल इंडिया रैंक का बेनिफिट। अगला पॉइंट जो अक्सर हम लोग नहीं सोच पाते शुरू में ही, हमारा रिज्यूमे स्ट्रांग होता है इससे। रिज्यूमे मतलब हम जो अपना देसी भाषा में बोले तो बायोडाटा, यानी कि करिकुलम विटे। कल को हमने आर्टिकलशिप के लिए जब जाना है तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि हमारी आर्टिकलशिप अच्छी से अच्छी फर्म में लगे। अगर मैं अच्छी फर्म्स की बात करूं तो वर्ल्ड की टॉप बिग 4 फर्म्स हैं जिन्हें हम बिग 4 के नाम से जानते हैं। अगर आप गूगल करेंगे बिग 4 करेंगे आप, तो वहां 4 नाम आपको नजर आएंगे, PwC, E&Y, डिलॉयट और हमारा KPMG। ये 4 नाम आपको दिखेंगे। उसके बाद ग्रैंड थ्रॉन्टन है, SR दिनोदिया है, कोठारी है, लुथरा है, कई फर्म्स फिर आगे टॉप 20 में आ जाती हैं। तो अगर आप इनमें जाना चाहते हैं आर्टिकलशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे पे अगर लिखा होता है पास्ट बोथ ग्रुप्स विद ऑल इंडिया रैंक, उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ता है। पास्ट बोथ ग्रुप्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट या इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका और प्रभाव पड़ता है। बट यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मेरी स्टेटमेंट को यह मत समझिएगा कि जो बच्चा सिर्फ बोथ ग्रुप क्लियर करेगा सिर्फ उसी की वैल्यू पड़ेगी, या जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करेगा सिर्फ उसी की वैल्यू पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं चाहिए, आपके स्किल्स भी होने चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलते हैं उन्हें हम, यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एनालाइज कर पाए। इस तरह के स्किल हम लोग कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे का पॉइंट बनता है कि अगर आप रेज्यूम जब लिखते हैं उसमें जब आप बोथ ग्रुप्स की बात सिंगल अटेम्प्ट या डबल अटेम्प्ट भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स इकट्ठे लिखते हो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पक्का पड़ता है, चाहे वो सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्यों ना हुआ हो। क्योंकि ना आर्टिकलशिप में ना जो सीए फर्म होती है वो प्रेफर करती है कि जिसके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए हम उस बच्चे को आर्टिकल रखें। उसका रीजन बताता हूं प्रैक्टिकल, क्योंकि जो बच्चा ए ग्रुप करके आर्टिकलशिप करने जाता है तो सीए फर्म वालों को लगता है यार इसका तो भी एक ग्रुप पेंडिंग है, ये फिर मुझसे छुट्टियां मांगेगा ग्रुप 2 देने के लिए, छुट्टियां मांगेगा, बीच में हमारा काम बीच में इंटरप्ट होगा। तो दे प्रेफर कि जो इंटर क्लियर कर चुका उसको हम लोग आर्टिकलशिप में रखें। अच्छी फर्म्स की बात कर रहा हूं, अच्छी मींस टॉप 10 या टॉप 20, और जो उनके पीछे हैं ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, हम बेटर और बेस्ट की बात कर रहे हैं। यहां गुड वो भी होंगी, गुड बेटर बेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुड बेटर बेस्ट। एनीवेज, फिर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है
ये ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स इकट्ठे देने का फायदा वो है, सही मायने में ये हमारा करेक्टर टेस्ट करता है अगर हम दोनों ग्रुप्स इकट्ठे देने का सोचते हैं। पर उसी का कौन क्या है कि भाई बल्कि हो जाता है, बर्डनसम हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। और अगर मैं थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज करूं तो स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, और उससे भी ज्यादा नेगेटिव अगर मैं वर्ड यूज करूं डिप्रेसिंग भी हो सकता है। तो खतरनाक वर्ड्स हैं बर्डन, बल्कि, स्ट्रेसफुल और इवन डिप्रेसिंग। लेकिन अगर एक विचार आप अपने मन में रखेंगे कि यार मेरे को स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखूंगा, जो मैं डे 1 में सोच रहा हूं कि मुझे एक ग्रुप करना है, तो क्यों ना मैं डे 1 से ये सोचूं मैं तैयारी दोनों की करूंगा। एंड में जाके अगर मैं 8 के 8 दे सका बहुत अच्छी बात है, अगर मैं 4 दे सका तो वो तो वैसे भी मैं डे 1 पे सोच रहा हूं मैं सिंगल ग्रुप करूंगा, वो तो 4 फिर भी मैं कर पाऊंगा। और अगर मुझे लगता है नहीं मैं 4+1 कर सकता हूं, मैं 4+2 कर सकता हूं, वो तो फिर आपका बोनस है। सो मेरी राय हमेशा ये होती है कि ठीक है स्ट्रेसफुल हो सकता है, बर्डनसम हो सकता है, लेकिन विपरीत जो परिस्थितियां होती है ना, जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उसी में ही भैया आपका कैरेक्टर अच्छे से टेस्ट होता है। आप कितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में जब मैं बोलता हूं, जब 8 सब्जेक्ट्स इकट्ठे चलते हैं ना, अगर एक सब्जेक्ट पे आपने 2 घंटे भी दे दिए, 2 घंटे तो सर पता भी नहीं लगता। याद करिए सीए फाउंडेशन में जब आप मैथ्स उठाते होंगे, 2 घंटे तो एक पार्ट ले जाता होगा। मैथ्स, रीजनिंग और स्टैट्स 3 अलग अलग पार्ट्स थे, एक सब्जेक्ट बनता था वो। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन भी सीखनी पड़ेगी। 8 सब्जेक्ट इकट्ठे चलाने हैं, मैं किस पे टाइम ज्यादा लगाऊं, मैं किस पे टाइम कम लगाऊं, मैं किस पे टाइम लगाऊं ही ना। ये एक स्किल है जो हमें लाइफ में आना चाहिए, जो सिंगल ग्रुप में शायद उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, होने को वहां भी हो सकता है बट यहां और ज्यादा होगा। दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। प्रायोरिटाइजेशन में यह भी होगा, इधर से हमारे किसी दोस्त की या हमारे किसी ब्रदर की या किसी सिस्टर की कोई मैरिज आ गई घर में, या कोई मान लो कोई हमारा बर्थडे आ गया और कोई बुला रहे हैं आपको फोन कर करके, इधर से हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आप प्रायोरिटाइज किस तरह करोगे। उन्हें भी खुश रखना है और अपने आप को दुखी भी नहीं करना कि हाय मेरी तैयारी रह गई आज। टेस्ट योर कैरेक्टर। और दूसरा स्ट्रेस हैंडलिंग, यानी ये स्ट्रेसफुल को अगर आप स्ट्रेस हैंडलिंग में तब्दील कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो बच्चों को लगता है कि नहीं मैं तो स्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता हूं, मेरे में डिप्रेशन आ जाती है, मैं भारी भारी थोड़े वर्ड्स बोल रहा हूं क्योंकि सीए में ये बताना जरूरी है, वरना हम एंटी सीए हो जाएं, उससे बेटर ये है हम पहले ही उतना हैंडल करें जितना हम कर सकते हैं। बट मेरा मानना हमेशा ये है कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी से चलें, अगर हम ये ना सोचें कि नहीं 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 मुझे तो दोनों मतलब एक होता है ना रिजिड हो जाते हैं हम, अगर हम रिजिड ना रहें, फ्लेक्सिबल रहें कि मैं तैयारी दोनों की करता हूं, जितना मेरे से एंड में हो सकेगा, मैं बेस्ट जितना होएगा मैं उतना कर लूंगा। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। तो मेरी तरफ से एक बार जो सीए इंटरमीडिएट के बारे में मेरा ख्याल जो भी आपकी डाउट्स थी कि ग्रुप 1 करना है, ग्रुप 2 करना है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी कर सकते हैं, आर्टिकलशिप दोनों के बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप करने के प्रोस कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, बोथ ग्रुप्स के प्रोस कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पशन के रूल हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट फिर भी बच जाती है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस कमेंट का क्वेरी का आंसर करेंगे। और यहां पे अगर आप अभी जो हमने नोटिंग करी है उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं थोड़ी यहां पे साफ सफाई कर देता हूं ताकि आप उसको नोट कर पाए। बाकी रूल्स वगैरह तो सारे मैंने प्रॉपर लिखे हुए हैं, उसे पढ़ के आपको ये सारे केस थोड़े माइंड में याद आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सीए इंटरमीडिएट का सारा आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा इसके। ठीक है जी, और इसको जो भी नोट करना चाहें आप कर लेना। मैं थोड़ी स्क्रीन नीचे कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेते जाएं जी। चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोग इसको करके इसके हिसाब से आप तैयारी अपनी अब डिसीजन ले पाएंगे बेटर कि कौन सा ग्रुप हमें करना है, कौन सा कब करना है। और अगर कोई भी बच्चा क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो हम एक फोन नंबर अपने वहां पे कमेंट अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम पूरी की पूरी 8 के 8 सब्जेक्ट्स के हम प्रोवाइड करते हैं और उसी कोर्स कंटेंट के बेस पे हमने
पिछले 3 साल से हर अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक्स निकाले हैं। तो आप लोग फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।